अभी कुछ मंथ्स पहले मैं ऐसे ही देख रहा था जब ये सारा व्लॉगर्स का एरा चल रहा था, तो मुझे ना एक क्रिएटर मिली थी ये वाली, और मैंने इसका कंटेंट देखा था। मैंने इसकी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था। मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तुम यहाँ देख सकते हो, बट इसकी पहली वीडियो मैंने देखी थी ये वाली। ये पहली क्रिएटर है जो डॉक्यूमेंट्री टाइप शिट बना रही है, ये देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉमेंट भी किया हुआ है, ग्लैड टू अ पोटेंशियल क्रिएटर। अबे ग्लैड टू सी होता है गधे, एडिट कर इसको, ग्लैड टू सी अ पोटेंशियल क्रिएटर, सब्सक्राइब। तो ये देखा था मैंने, और इसका कंटेंट मैं वैसे भी देखता ही रहता हूँ, तुम देख सकते हो, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो इसकी एक वीडियो आई है मुस्तफ़ा आमिर केस पे। पहले तो मैं इसको पहले ही मैं देखता हूँ तो मेरा यही ओपिनियन है इसके बारे में कि यार मुझे इसके कंटेंट में कुछ खास ऐसा गलत लगता है नहीं, और डॉक्यूमेंट्री टाइप शिट बनाती है ये, और बहुत अच्छी बनाती है मेरे हिसाब से, तो जितना मैंने देखा है इसको। जैसे किसी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी कैटेगरी के बारे में सही से एक्सप्लेन करना, और ऐसा क्यों होता है उसको डीप इनसाइड जाके एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देके। बाकी इसकी प्रोडक्शन वगैरह भी देखी जाए तो वो भी अच्छी है। किसी से मैंने सुना था, या ये रूमर है या ये सच है या नहीं है, बट रफ्तार के साथ ये काम करती थी, रफ्तार के क्रू में काम करती थी। रफ्तार नोट वो वाला रफ्तार, थप्पड़ मार के निकाल दूंगा तेरी, वो ये पाकिस्तानी जो रफ्तार चैनल है, आई हर्ड के ये वहाँ पे काम कर, उनके साथ टीम में होती थी। अब ये रूमर है या सच है आई डोंट नो। बाकी इसकी मुस्तफ़ा आमिर वाली ये वाली वीडियो देखते हैं। ये केस तुम सब ने ही देखा हुआ होगा, अब इंटरनेट पे भाई मुझे आके बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो वेलकम टू अर्थ भाई। अब हम लोग थोड़ा इस केस को यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या, इसने इस केस को किस तरह एक्सप्लेन किया है। जनवरी 6, 2025 मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से अपने एक फ्रेंड को मिलने के लिए निकलता है। निकलने से पहले वो अपने एक दोस्त को वॉइस नोट भी भेजता है कि वो अरमुगान से मिलने जा रहा है। हाँ ये सुना था मैंने। थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। मुस्तफ़ा अपनी टोयोटा मार्क एक्स गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता है, लेकिन इसके बाद मुस्तफ़ा कभी भी वापस घर नहीं आता है। इसके बाद पुलिस से राब्ता किया जाता है, लेकिन पुलिस कोई भी मदद नहीं करती मुस्तफ़ा को ढूंढने की। 2 से 3 दिन के बाद मुस्तफ़ा की मदर को ये हो जाता है कि एक्चुअली में मुस्तफ़ा अरमुगान के घर गया था लास्ट टाइम, और वो पुलिस को ये कंफर्म कर देती हैं कि अरमुगान ही एक्चुअली में उनके बेटे की मिसिंग के पीछे जिम्मेदार है। लेकिन पुलिस उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लेती। एक जनरल कंप्लेन दिखाते हैं जिसपे वो कोई वर्किंग नहीं करते। दूसरे तीसरे दिन इसके फ्रेंड्स ने अरमुगान को नॉमिनेट कर दिया। तीसरे दिन से मैं इनको नॉमिनेट करके बैठी हुई हूँ। 6 जनवरी से गायब होने के बाद मुस्तफ़ा को अब 24 जनवरी हो चुकी थी। मैं देखता हूँ अब आगे, पता नहीं इसने इस बारे में बात की है या नहीं की है, बट पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करने का ना करने का रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो ये कह रहे थे कि मुस्तफ़ा के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व होने के केसेस थे, जिसकी वजह से वो थोड़ी सुस्ती दिखा रहे थे कि जी वो ड्रग में वो भी इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ भी केसेस हैं, तो ये है तो वो है। तो वो उसको अक्यूज़ कर रहे थे उल्टा कि जी ये डीलर है, भले वो गायब हो गया है वो मसला नहीं है, लेकिन जी तो इसको जो है ना हम लोग नहीं देखने वाले, या फिर ऐसी करके ना कुछ उसके ऊपर ही उल्टा केस डाल लेते हैं जो मिसिंग पर्सन है। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या साइंस थी, उसकी माँ ने ये बात बताई है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। मुस्तफ़ा की मदर के अकॉर्डिंग 24 जनवरी को ही लास्ट टाइम वो अरमुगान से बात करती हैं, और इसी दिन की रात से मुस्तफ़ा की फैमिली को रैंसम कॉल्स आना शुरू हो जाती है मुस्तफ़ा की किडनैपिंग को लेकर। अब स्लोली ये केस CIA के पास जाता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और भी तगड़ी की जाती है। इसी सेम इन्वेस्टिगेशन में मुस्तफ़ा के लास्ट टाइम के मैसेजेस वगैरह भी रिवील होते हैं, जहाँ पर लास्ट टाइम अरमुगान ने उसे कॉल्स मैसेजेस वगैरह किए थे, बुलाया था मिलने के लिए। ये क्या लिखा है, नीड स्कोरिंग ब्रो। अब CIA इसे मिसिंग पर्सन केस से किडनैपिंग केस डिक्लेयर कर देता है और केस AVCC के हाथ चला जाता है, यानी कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल। CIA को जब अरमुगान के ऊपर शक हुआ तो उसका एड्रेस निकाला गया और उसके घर पर रेड मारी गई। लेकिन जिस दिन अरमुगान के घर पर रेड की गई थी उसी दिन अरमुगान ने पुलिस के ऊपर ओपन फायर खोल दिए थे अपने डिफेंस में। इस अरेस्ट के बाद बहुत कुछ हुआ था इसके बीच में, और ये उसने क्यों किया था इसकी एक्सप्लेनेशन शायद ये आगे दे, आई डोंट नो, बट मुझे ये पूरा सिनेरियो पता है क्या हुआ था, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। अरमुगान कहानियां बनाता गया। पहले उसने कहा कि उसने मुस्तफ़ा को शेरों के आगे डाल दिया है, या फिर मुस्तफ़ा को पानी में दरिया में फेंक दिया है। उसने कोई भी एक्चुअल डिटेल पुलिस को नहीं दी। CIA को अरमुगान के घर से डिफरेंट एविडेंस मिलते हैं, जिसमें
मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फोन मिलता है, सेवरल मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल्स मिलती हैं, ओवर 60 लैपटॉप्स मिलते हैं। साथ ही डीएनए सैंपल्स भी अरमगान के बंगलों से कलेक्ट किए जाते हैं। एटलीस्ट 3 फायर आर्म्स जो कि अरमगान के बताए जाते हैं, उनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में एनालिसिस के लिए भेजा गया है। लेकिन इतने महंगे वेपन्स रखने के बावजूद भी अरमगान और उसके फादर कामरान कुरैशी इन वेपन्स को लेकर लाइसेंस नहीं सबमिट करवा सके। अब इस वक्त पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद, मतलब इलीगल वेपन्स रखे हुए थे उन्होंने, और वो लैपटॉप्स वगैरह की क्या एक्सप्लेनेशन है? जहाँ तक मतलब बीच बीच में मैंने और भी वीडियोस देखे, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दी गई थी कि जी ये जो है हमारा बेटा सॉफ्टवेयर हाउस चलाता है, तो ये इस वजह से 60 लैपटॉप्स या 62 लैपटॉप्स ऐसे ही रखे हुए। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 3 मेंबर का मेडिकल बोर्ड लीड कर रही थी। ये पता चलता है कि जनवरी 12, 2025 को एक कार के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी हब चेक पोस्ट के करीब, जिसे एदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया था और किमारी ग्रेवयार्ड में उसको जनवरी 16, 2025 को दफना दिया गया था। और वो बॉडी मिली कैसे थी पता है? ये मैं बता देता हूँ। उसका सिर्फ धड़ मिला था, उसके हाथ पाँव, उसका गर्दन सब काटा हुआ था, जहाँ तक मतलब बताया जा रहा है। एंड बहुत वो उसका सिर्फ धड़ मिला, और वो भी वो मतलब हाथ पाँव कटे हुए थे उसके। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, यही बताया जा रहा है कि इस तरह से वो मिला था। तो अब इस बॉडी को फरवरी 21, 2025 को एधी सेमेट्री से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। टोटल 11 सैंपल्स बॉडी पर से लिए जाते हैं। पोस्टमार्टम भी इस बॉडी का करवाया जाता है इसकी कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए। लेकिन क्योंकि बॉडी की हालत सिवियर थी, तो ये पता नहीं लगाया जा सका कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। अब अरमगान के बंगलों से मिलने वाले डीएनए सैंपल्स का मैच करवाया जाता है इस अनआइडेंटिफाइड बॉडी के डीएनए सैंपल्स के साथ, और ये दोनों मैच कर जाते हैं। इस मैच के बाद अरमगान कन्फेशन भी कर देता है, और फिर ये चीज रिवील होती है कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आमिर की थी। और फिर सीआईए ने एक और अरेस्ट की, शरास की, जो कि इनका तीसरा दोस्त था। इसके बाद केस एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC के पास जाता है, जहाँ पर फिजिकल रिमांड इन दोनों सस्पेक्ट्स का दिया जाता है। और फिर सिंध हाई कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर रूलिंग देता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। शरास के मुताबिक या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये रिवील होता है कि दोनों के दरमियान लड़ाई एक लड़की पर हुई थी जिसका नाम मार्शा था, और मार्शा पिछले 4 साल से मुस्तफ़ा के साथ रिलेशनशिप में थी। नो सरप्राइजेस भाई। यार लोग मतलब मुझे इसमें ना लड़की का कसूर मैं तो नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी भाई, लड़कों का ही कहूंगा। अब मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बता देता हूँ कि इसकी बैक स्टोरी क्या थी। पहले तो इसकी सुनते हैं इसने क्या बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्शा की गवाही तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस में, लेकिन गैस व्हाट, 6 जनवरी को जब मुस्तफ़ा गायब होता है, उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 12 जनवरी को मार्शा मुल्क से बाहर चली जाती हैं। और माशाल्लाह से केस ओपन ही फरवरी में होता है, तो फिर मार्शा तो पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुकी थी, उसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। ये इनिशियल बयान था। लेकिन अब अरमगान की कन्फेशन की बात करें तो उसने बताया कि मैं बताता हूँ कि मतलब क्या सीन हुआ था। थोड़ा बहुत जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि जो है ये लड़की मुस्तफ़ा के साथ थी, और जो है ये अरमगान के साथ चीट कर रही थी मुस्तफ़ा पे। और फिर अरमगान जो था उसकी किसी बात पे लड़ाई हो गई थी लड़की को ही लेके पार्टी में इन दोनों के बीच, और फिर उसकी भड़ास निकाली अरमगान ने मुस्तफ़ा के ऊपर। बेसिकली ये हुआ। तो ये सारा झगड़ा स्टार्ट होना वही लड़की के पीछे इन लोगों ने स्टार्ट किया झगड़ा। लड़की की कोई गलती नहीं है भाई, लड़की की सिर्फ ये गलती है कि वो चीट कर रही है, लेकिन लड़की की गलती है भाई। आप एक के साथ तो कमिट हो जाओ भाई, आप दोनों के साथ लगे हुए, और दोनों ही हाई लेवल अब्यूजर्स थे, बहुत हाई लेवल के अब्यूजर्स या डीलर भी बोले जा रहे हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनके बीच जो है इस चीज़ को लेके, सिर्फ लड़की को लेके लड़ाई हुई थी कि उसने एक सिक्का उछाल कर गेम खेली थी। यानी कि जैसे ही मुस्तफ़ा घर में दाखिल होता है, अरमगान उससे एक स्टील रॉड या फिर आयरन रॉड से अटैक कर देता है। बार बार सिक्का उछाल कर डिसाइड किया जाता है कि कब और कैसे मुस्तफ़ा के ऊपर अटैक करना है। उसके बाद मुस्तफ़ा को उसी की अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर ले जाया जाता है बलोचिस्तान स्ट्रेट। बलोचिस्तान हब में ले जाकर गाड़ी का टंक यानी कि डिग्गी खोली जाती है। अंदर मुस्तफ़ा बुरी हालत में होता। बलोचिस्तान ले गया, बीच में क्या कोई टोल वगैरह कुछ भी नहीं था? पुलिस वगैरह ने चेक नहीं की गाड़ी क्या? क्योंकि उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया होता है। आगे अरमगान कन्फेस करता है कि उसके बाद वो मुस्तफ़ा को मौका देता है वहां से उठकर भागने का, लेकिन जाहिर है मुस्तफ़ा वहां से नहीं हिल पाता। उसके बाद दोबारा सिक्का उछाला जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि मुस्तफ़ा की गाड़ी पर आग लगाई जाए या फिर नहीं। और जब वो दोबारा से इस सिक्के वाली गेम को हार जाता है, तो मुस्तफ़ा की गाड़ी पर आग लगा दी जाती है
से मुस्तफा के डिग्गी में होते हुए। उसके बाद 2 से 3 घंटे तक वो लोग आसपास वॉक करते रहते हैं और वॉक करने के बाद कैजुअली कोई भी रिक्शा वगैरह लेकर, कोई भी व्हीकल लेकर वो दोबारा कराची आ जाते हैं। ये मतलब सबने ना अलग अलग स्टोरीज बताई हैं, इसने अलग स्टोरी बताई है। ये सिक्के वाली बात तो मैंने जहाँ दूसरी जगह सुनी थी वो उसने मेंशन नहीं की थी। दूसरा उसने ये मेंशन किया था दूसरे बंदे ने जिसकी मैंने स्टोरी सुनी थी कि इसकी जब बॉडी मिली ना मुस्तफा की, तो इसके हाथ पाँव गर्दन सब कटे हुए थे, मतलब कुछ भी नहीं था, धड़ था सिर्फ। अब वो कैसे काटे उसने वो तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बस इतना बताया कि ये मैं मच्छर हट। अब वो कैसे कटे यार ये मच्छर, अब वो कैसे कटे ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन बस ये बताया है कि उसके धड़ मिला था। ये सिक्के वाली बात तो अब ये ज़ाहिर है आर्टिकल वगैरह है, पता नहीं कौन सा आर्टिकल है, बट आर्टिकल से देख के अगर बता रही है तो ज़ाहिर है इसने वेरीफाई करके बताया होगा। ये सब कुछ अरमगान और शिराज के कन्फेशन की रिपोर्ट है जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब जाकर पब्लिश की है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली चीज मुस्तफा की मदर ने ये कंफर्म की कि मुस्तफा एक्चुअली में अरमगान का दोस्त नहीं था, बस वो सिर्फ अरमगान को थोड़ा बहुत जानता था, 2-3 पार्टीज में उससे मिल चुका था, दैट्स इट। पहले कहा गया कि दोनों दोस्तों के दरमियान न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के दौरान फाइट हुई थी, लेकिन फिर मुस्तफा की मदर ने ये चीज भी डिनाई। एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है? Who claimed that Mustafa and Arman had a dispute over a girl during New Year's Eve। हाँ तो उसी लड़की को लेके हुआ होगा ना, वो जो उसकी थी बंदी मुस्तफ़ा की। The disagreement led to Armagan luring Mustafa to his house under false pretenses on January 6 when he violently killed him। दोस्तों के दरमियान न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के दौरान फाइट हुई थी, लेकिन फिर मुस्तफा की मदर ने ये चीज भी डिनाई कर दी और बताया कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए मुस्तफा अरमगान के साथ नहीं बल्कि अपने दूसरे दोस्तों के साथ था। न्यू ईयर पे मुस्तफा इसके घर नहीं था, मुस्तफा उस पार्टी पे नहीं था। मुस्तफा अपनी एक क्लास फेलो, सारे बच्चों ने एक गेट टुगेदर रख के, एक उसका रूफटॉप पे अपार्टमेंट है, वो वहाँ पे था। लेकिन गेस व्हाट, जब ये केस कोर्ट में ले जाया गया तो जज ने इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलने वाले सारे सबूत और गवाहों के बावजूद भी अरमगान की डायरेक्ट अरेस्ट वारंट डिनाई कर दी। उसे पुलिस कस्टडी में नहीं दिया गया बल्कि जुडिशरी कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया। ये सब हुआ एंटी टेररिज्म कोर्ट में, जहां पर जज थे जाकिर हुसैन। अब इस जज को 2 मेंबर सिंध हाई कोर्ट के एक बेंच की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पर से हटा दिया गया है। ओह नाइस मूव। किसी भी केस में मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये अक्यूज हो या फिर विक्टिम हो उसका जल्द से जल्द करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में देर हो जाती है तो रिपोर्ट्स चेंज आ सकती हैं। अरमगान की मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ये बताया गया कि उसके ऊपर कुछ इंजरी मार्क्स थे, लेकिन लीगल ऑफिसर्स की जो ये रिपोर्ट है इसने ये कंफर्म नहीं किया कि ये इंजरीज पुलिस टॉर्चर का रिजल्ट है या फिर अर्लियर जो फाइट अरमगान और मुस्तफा की हुई थी उसका रिजल्ट है। एक और बहुत ही बेवकूफाना या फिर बहुत ही क्लेवर ब्लंडर कोर्ट की तरफ से किया गया। हुआ कुछ यूं कि ANF ने ये कंफर्म किया कि अर्लियर जनवरी 2024 में कराची कोरंगी में मुस्तफा आमिर के अगेंस्ट एक डीलिंग का केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें मुस्तफा को अरेस्ट किया गया था कुरियर सर्विस में तैमूर नाम यूज कर 30 ग्राम वीट को कराची से लाहौर भेजने के लिए। और यही वजह को बताया जा रहा था कि वो मुस्तफ़ा की जो है सर्च क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, वो मुस्तफ़ा को ढूंढना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे पुलिस वाले। यही वजह बताई जा रही थी कि आपके बेटे के खिलाफ तो वैसे ही एंटी नारकोटिक्स का जो है एक जो है वो निकला हुआ है, वारंट निकला हुआ है, वो तो पहले ही जो है ये हरकतें कर चुका है। तो ये सब बोल बोल के ना उसकी माँ को जो है टरखाया जा रहा था कि हम नहीं कर रहे थे वो लोग, वो मतलब उसको ही उल्टा अक्यूज कर रहे थे कि उसके खिलाफ केस निकला हुआ है और उसकी गलतियां गिनवाए जा रहे थे, भले वो मिसिंग था उस टाइम। कोर्ट ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑर्डर दिया कि फरवरी 27 को मुस्तफा को कोर्ट में हाजिर किया जाए इस केस के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स भी स्लेन मुस्तफा आमिर के अगेंस्ट ट्रैफिकिंग केस में इशू की। अच्छा, मतलब आने वाले वक्त में वो कोर्ट जाने वाला था। अब अगर सब कुछ समन किया जाए अरमगान को लेकर, तो अरमगान का एक इलीगल कॉल सेंटर और एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है। यहाँ तक कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डिजिटल करेंसी अकाउंट्स भी बना रखे थे। एक्चुअली में अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि अरमगान एक इलीगल कॉल सेंटर चलाता है जिसकी मंथली इनकम वो 3 से 4 करोड़ तक महाना कमा रहा था। वो अपने ही स्टाफ मेंबर पर शक करता था और जब भी किसी पर शक हो उसे वो अपने बंगलों में बुलाकर आयरन रॉड से मारता पीटता था। एक और अरेस्ट भी की गई है साजिद हुसैन, एक फेमस टीवी एक्टर के बेटे की, जिसे मुस्तफा आमिर का दोस्त बताया जा रहा है। हसन को जब अरेस्ट किया गया तो इन्वेस्टिगेशन टीम या फिर पुलिस के मुताबिक हसन के कंधे पर एक बैग था जिसके अंदर ड्रग के 5 पैकेट्स थे। टोटल वजन इस सीज्ड ड्रग का जो कि हसन से बरामद हुए थे 557 ग्राम्स था। आधा किलो भाई, क्या हो रहा है? ये यूथ तो भाई हाई इन द स्काई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अरमगान मुस्तफा से खरीदता था और मुस्तफा हसन से
खरीदता था और हसन एक्चुअली में 2 इंटरनेशनल सप्लायर्स बाजिल और यहिया से खरीदता था और ये पूरा नेटवर्क इन दोस्तों के दरमियान काम कर रहा था, जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज में सेलिंग और ट्रांजिशनिंग का काम होता था और लेने का काम भी होता था। लेकिन मुस्तफा की मदर इस पूरी स्टेटमेंट को डिनाई कर देती हैं। वो कहती हैं कि उनका बेटा ड्रग्स बेचने के कारोबार में मुलविस नहीं था, जिसको मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि मुस्तफ़ा मंशियात फरोख्त नहीं करता। फिर अरमगान ऑब्वियसली माँ तो यही बोलेगी ना, लेकिन अब पुलिस वाले बेवकूफ़ तो हैं नहीं ना जो उसके खिलाफ डीलिंग का इतना बड़ा केस लगा देंगे और इतनी पावर वाले बच्चे का। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से कुछ तो बात होगी ड्रग डीलिंग में। अब वो उस डीलिंग में एक्टिवली नहीं होगा, बट हो सकता है कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही उसके खिलाफ केस नहीं बनेगा और अदालत उसको ऐसे ही नहीं बुलाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डीलिंग का ये कारोबार या फिर नेटवर्क चल रहा था तो ANF क्या कर रही थी। एक्चुअली में ANF को मे भी हो सकता है कि इस सब की मालूमात भी हो, क्योंकि अरमगान के अगेंस्ट पहले से डीलिंग्स, ट्रैफिकिंग और इसके अलावा टेररिज्म को लेकर भी चार्जेस लगाए गए हैं। अरमगान के अगेंस्ट टोटल 6 FIRs लॉन्च की जा चुकी हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस की तरफ। तो वो कर क्या रहा था बाहर? इतना बड़ा क्रिमिनल ऐसी बाहर घूम रहा है और वो टेररिस्ट भी है, एक तरह से टेररिज्म के भी उसके ऊपर केस लगाए हुए हैं। तो ऐसा बंदा इतना खुला घूम कैसे रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ आया। पार्टीज कर रहा है, नशे कर रहा है, काम कर रहा है, 3 से 4 करोड़ मंथली कमा रहा है और वो अपनी लाइफ जी रहा है इजीली और किसी को मतलब परवाह ही नहीं है। 6 FIR उसके अगेंस्ट है भाई। आम बंदे के खिलाफ 1 FIR हो जाए उसका जीना हराम हो जाता है। 6 FIR और इतने सारे जो है इसके ऊपर केसेस थे, वो इतना आराम से कैसे घूम रहा है? 2019 में एक FIR लॉन्च की गई थी जहां पर एक्सटॉर्शन का इल्जाम लगाया गया था। अलगमार ने कराची डिफेंस फेस 8 के एक रेजिडेंट को धमकाया था। 2019 में ही स्मगलिंग के 2 अलग अलग केसेस इसके अगेंस्ट थे, जहां पर कस्टम्स अथॉरिटीज से इलीगल सब्सटेंस स्मगल करने के चार्जेस लगाए गए। 2023 में एक फायरिंग इंसिडेंट में भी इसके अगेंस्ट FIR लॉन्च की गई थी, जहां पर सड़क पर एक झगड़े के दौरान आम शहरी रियाज के ऊपर ओपन फायर खोल दिए गए थे अरमगान की तरफ से। 2019 से 2024 तक मल्टीपल टाइम्स इसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगर क्यों ऐसा क्या भाई, वो ऐसा क्या एलीट क्लास बंदा था कि उसके खिलाफ एक्शंस ही नहीं लिए गए? इतने सारे केसेस होने के बावजूद इतना आराम से अगर कोई इतने केसेस वाला बंदा घूमेगा तो जाहिर है उसको मोटिवेशन तो आएगी ये हरकत करने की जो उसने की है। अब पता है पकड़ा क्यों गया है वो? क्योंकि जो पहले उसने हरकतें की है ना, वो उसने किसी पावरफुल फैमिली के साथ नहीं की। अब जो उसने किया है ना मुस्तफ़ा के साथ, मुस्तफ़ा भी कहीं ना कहीं पावरफुल फैमिली से ताल्लुक रखता था, जिसकी वजह से उसके लिए निकलना मुश्किल हो गया इस बार। वरना हर बार वो इतनी आराम से छूट जाता था कि उसने फायरिंग भी कर दी किसी के ऊपर और इतने सारे उसके ऊपर केसेस लगे हुए पता नहीं किस किस चीज़ों के, वो इतनी आराम से घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी पावरफुल बंदे को शायद नहीं धमकाया होगा या तंग किया होगा। और ये तो वो केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे या ऐसे कितने क्राइम्स होंगे जो वो कर चुका होगा और वो खुला घूम रहा होगा। ये पूरा कारोबार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी स्टूडेंट आसानी से इसमें फंस सकता है। सबसे पहले पीर प्रेशर या फिर सोशल स्टेटस का मसला आता है। आज की जनरेशन के लिए लाइफ स्टाइल या फिर स्टेटस एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। अब जो रिच स्टूडेंट्स हैं उनके सर्कल में उसको कूल माना जाता है। मान लो कि किसी ट्रेंड की तरह अगर कोई इस सब में इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको बैकवर्ड या फिर आउटडेटेड कहा जाता है। नहीं, उसको ना ऐसे कहा जाता है, मैं बताता हूँ कि मेरे साथ भी हो चुका है यार। ये हेल्दी होता है, आई मीन इज अ हेल्दी सब्सटेंस। आप अगर लोगे आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप रिलीफ फील करोगे, आप रिलैक्स फील करोगे। एक बार ट्राई तो करो। गवाह पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में जहां पर हाई लेवल पर ये पूरा कारोबार चल रहा होता है वहां पर ड्रग्स को लेकर एजुकेशन नहीं दी जाती। एक सर्वे के मुताबिक यार आपके अंदर ना पहली चीज तो ये है, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो भी आपको आपके आसपास बैठे होते हैं जो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आपको दिख रहा है वो ये सब कर रहे हैं, पहले तो आप उनसे कट जाओ। दूसरा, नहीं कट सकते तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप उनके साथ बैठो लेकिन उनकी आदतें नहीं अपनाओ। भले वो आपको कितना ही कन्विंस करें, प्रेशराइज करें, पीयर प्रेशर में नहीं आओ, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वो चीज़ें यूज़ करने से आप उनकी नज़र में भले ग्रेटर हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप झेलोगे, वो लोग नहीं झेलेंगे। वो ऑलरेडी झेल रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा समझो। इस चीज़ को आपको वो यूज़ तो करा देंगे, अरे कुछ नहीं होता, हम भी तो ले रहे हैं, हम देख कैसे हम सही हैं, बिल्कुल ये है वो है, हमें क्या हुआ है, हम जिंदा हैं तेरे सामने, कैसे मजाक मस्ती करते हैं, कैसे चिल हैं हम लोग, एक बार ट्राई तो कर। ये सब करके कन्विंस किया जाता है। तो आप लोगों को इतना कच्चा दिमाग नहीं रखना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ में घुसो। थोड़ा अपने आप को जो है ना बना के रखो, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना के रखो कि इस चीज़ को ना अपनी बाउंड्री के बाहर की चीज़ समझो कि मुझे नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, कितना ही मुझे ज़रूरत हो, एंजाइटी वगैरह है, मेडिसिन लो, उसकी थेरेपी लो,
साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, जिसके पास जा सकते हो जाओ, इसका इलाज करवाओ। ये टेम्परेरी स्केप नहीं ढूंढो कि भाई ये ले लेता हूँ सही हो जाएगी। Most 50% स्टूडेंट्स इलाइट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लाइक सिटीज लाइक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ड्रग के एडिक्ट हैं। ये तो बहुत कॉमन है, खासकर यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत कॉमन है ये। आपको हर दूसरा लड़का चर्च पीता हुआ दिखाई देगा। ये कोई अब आजकल के दौर में इतनी कोई बड़ी बात रही नहीं है। ये ऐसे पी रहे होते जैसे सिगरेट है ये। और ऊपर से फिर जो ये हमारे, अब मैं रैप इंडस्ट्री को क्या बोलूँ, लेकिन ये जो है ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं लोगों के अंदर इसको नॉर्मलाइज करने का। अब उनके लिए तो ये चीज़ कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये कि बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाती है। और ख़तरनाक ऐसे नहीं होती कि वो मर सकते हैं इस चीज़ से, ख़तरनाक मेंटली होती है। उनका दिमाग फिर ऐसे फकअप हो जाता है जो ये हरकतें करते हैं, जैसे अरमगान करता था, आपके सामने की बात है। इलीगल हरकतों में इन्वॉल्व होना और टेम्पर इतना हाई हो जाना कि किसी के ऊपर गोली चला देना, ये सब चीज़ें नॉर्मली इंसान जो है फेस करता है। फिर मेंटली अनस्टेबल हो जाता है इंसान, क्योंकि वो फिर उस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहा होता है अपनी मेडिकल कंडीशन को लेकर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना रैप इंडस्ट्री, या ठीक है आई अंडरस्टैंड कि रैप में ये सब चीज़ें होना ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी देखो कि आप एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो आवाम को। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये चीज़ बहुत नॉर्मली दिखाई भी जाती है, बोली भी जाती है। हर गाने में आपको जो है मतलब शराब, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली दिखेंगी। अब मैं शायद आपको ये बातें बोलता हुआ बैकवर्ड दिखूं, लेकिन यही सच है। एक टाइम पे हम इन चीज़ों को बहुत गलत समझते थे, लेकिन अब आज हमारी नज़र में ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत लोगों को आसपास अपने करते हुए देखते हैं जो कि टोटली फाइन घूम रहे हैं। हमें नहीं पता कि उनकी रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी मेंटल हेल्थ पे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या वो कितना उनका टेम्परामेंट लूज़ होने लग गया जल्दी सिर्फ इस अब्यूज़ की वजह से जो ये करते हैं। तो आप लोगों को ज़रा अपनी मेंटल कंडीशन का ध्यान रखते हुए सिर्फ उसके लिए ही इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वरना फिर आप इसी पे रिलाय करोगे। आपको एंजाइटी ख़त्म करनी है, आपको यही चीज़ चाहिए होगी, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इस चीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, ज़्यादा इसका कंजम्पशन कर लोगे, और फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। फिर आपकी मेंटल हेल्थ और ख़राब होगी, मेंटली अनस्टेबल भी हो जाओगे। फिर भी आपको थेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, या फिर आपको रिहैब में जाना पड़ेगा ये सब छोड़ने के लिए। तो इससे बेहतर है कि इन सब चक्लों से बचने के लिए आप इस चीज़ में पड़ो ही मत। सही है, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा, अगर आपको एक नशेइयों का ग्रुप अगर आपको शेम कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आप उनके टाइप के नशे नहीं कर रहे हो, तो आप ये चीज़ सह लो, 2 मिनट तक सह लो या 1 घंटे तक सह लो उनके साथ बैठ के, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को जो है ना इस कुएं में मत डालो। और जो लोग इस कुएं में हैं, मैं तो ये बोलूँगा भाई जितना हो सके जल्दी इस चीज़ को क्विट करने की कोशिश करो। इट्स कूल फॉर जो है फॉर यंग जनरेशन, फॉर जेन जी, मेरे टाइप के लोगों के लिए इट्स कूल, बट एक हद तक कूल है। उसके बाद फिर ये कूल नहीं रहती। तो जो ये करती है ना आपके दिमाग के साथ, वो मैं अपने ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा थे, फिर उन्होंने वो छोड़ी, और वो बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता था जब उन्होंने ये छोड़ने की कोशिश की। बहुत मुश्किल होता है ये छोड़ना, और जब आप छोड़ने लगते हो तो आपके साथ क्या गुजरती है आपको नहीं पता। ये कोई बंदा बता सकता है जिसके साथ गुजरी है। मैं भी नहीं इवन जान सकता कि उसके साथ क्या होता होगा। इवन मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि इन चीज़ों में पड़े थे, फिर उन्होंने छोड़ा, और जब वो छोड़ने लगे तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई। तो ऐसी आदतों में पड़ने से अच्छा है कि आप ऐसी चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो रहो। सारी ज़िंदगी की बात हो जाती है, फिर वो आपकी मेंटल कंडीशन को वो इतना इफेक्ट करता है कि आपका ब्रेन डैमेज भी हो जाता है एक तरह से। सही बताऊं तो नेजी को ही देख लो, कितना अब्यूज़ करता था, कितना एक टाइम पे नशे वगैरह वो बहुत करता था, बहुत नशे करता था। आज उसकी हालत देखो जाके, वो क्या बातें कर रहा होता है उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोल रहा होता है वो बैठ के। दिमाग उसका एकदम बिल्कुल ऐसे फक्ड अप हो चुका है कि वो कोई क्या बोल रहा होता है उसको खुद नहीं पता, कहाँ से कहाँ ले जाता है बात को उसको कुछ पता ही नहीं है। दुनिया उसके ऊपर हंस रही होती है, लेकिन वो क्या है उसको कुछ पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। आप खुद ही सोचें, जब इन अर्ली एडल्ट या फिर टीनेजर्स को इतनी आसानी से अपने कॉलेजेस या फिर अपने इंस्टीट्यूशंस में ही मिलेगी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो वो क्यों नहीं इन नेटवर्क्स का शिकार होंगे। और ये कोई नॉर्मल सिर्फ को कंज्यूम करने का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये पूरी चेन है। पहले बच्चों को ग्रूम करते हैं, उनको कंज्यूम करवाते हैं, जब वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो फिर उनसे ही सेलिंग और परचेसिंग का भी काम करवाते हैं। वो सेलिंग और परचेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और स्लोली वो लोग और रैंसम जैसी चीजों में भी घुस जाते हैं। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग के इस्लाम में ये सब चीजें हराम है या मना है। आपको पता चलेगा कि ये चीज क्यों मना है, क्यों हराम है। ये सिर्फ इस वजह से हराम है। इसके अगर आप एक एथिस्ट भी हो ना, तब भी अगर आप इस चीज को देखो तो ये उस नजरिए से भी खराब है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग भाई। अब ये अगर खराब है तो क्यों है खराब,
इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं। ये जो आप लोग बंदे देख रहे हो जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जो मारा गया और जो जेल में बंद है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने वो इन चीज़ों में पड़े, उसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन ख़राब हुई और ऐसी ख़राब हुई कि उनका टेम्परामेंट भी जो है शॉर्ट, उनका टेम्पर भी शॉर्ट हो गया, उनका दिमागी हालत ऐसी ख़राब हो गई कि ओवर थिंक करने लग गए या पता नहीं क्या क्या उनके बिहेवियर में चेंजेस आए कि जिसकी वजह से ऐसे हो गए, वो लोग वायलेंट हो गए, बिल्कुल एक जानवर बन गए। ऐसे जानवर बन गए कि किसी को अपने घर बुला के घर में ही मार डाला। और इतना उनका दिमाग ऑफ है कि उन्होंने जब मारा तो उनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि यहाँ पे उसका खून पड़ा है, यहाँ पे उसके खून के धब्बे पड़े हुए हैं, इसको किसी तरह हटाओ। मतलब उसका दिमाग ही नहीं चला। कितना सोचो वो बंदा दिमाग उसका ऑफ होगा सिर्फ ये चीजें कर करके। तो ये चीजें भाई आपको टेम्परेरीली शायद दोस्तों में जो है रेलेवेंट बना दे, दोस्तों में शायद उनके हिसाब का बना दे, लेकिन फिर ये लॉन्ग टर्म में जाके आपको सही का नुकसान देती है। पाकिस्तान में ANF है, एंटी नार्कोटिक्स लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इस सब में इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता उनके हाई प्रोफाइल कनेक्शंस की वजह से। पाकिस्तान में कारोबार प्रोफेशनल लेवल पर चलता है जहां पर पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज इस सब में इन्वॉल्व होते हैं। मजे की बात कि ये लोग जो ये हरकतें करते हैं ना, जो कंजम्पशन करते हैं, वो सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, वो अपने आसपास वालों को भी जितना हो सकता है नुकसान पहुंचाते हैं। किसी को मार दिया, चोरी कर ली, जैसे कोई अगर मिडिल क्लास लड़का है वो अगर इन चीज़ों में पड़ गया, जाहिर है उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए, तो वो क्या करेगा, चोरियां करेगा। चोरियां बढ़ जाती हैं, फिर जो है किसी को चोरी करते हुए मार भी देगा, क्योंकि जाहिर है उसका दिल इतना, मतलब उसको बेचैनी इतनी हो रही होगी उस चीज़ को करने की कि वो कुछ भी कर लेगा, उस किसी भी हद तक चला जाएगा बिना सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। किसी को मार डालेगा, किसी के जो है अपने घर तक से चोरी करेगा, मतलब इतने नीच हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हरकत करने को तैयार हो जाएगा। कोई अगर उसको बोलेगा तू ये हरकत कर, मैं इसके बदले तुझे ये चीज़ ला के दूंगा, तो वो भी करने को तैयार हो जाएगा। इसका मतलब उसको यूज़ भी किया जा सकता है इजीली क्राइम्स के लिए। अब अगर पाकिस्तान अपने यूथ को इस सब से बचाना चाहता है तो सिंगल अरेस्ट या फिर पनिशमेंट्स काफ़ी नहीं होंगी, बल्कि रूट कोज तक पहुंचना होगा इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। वरना हर साल मुस्तफ़ा जैसे कई बच्चे सिस्टम की इस फेलियर का शिकार होते रहेंगे और आई बेट इनमें से कई केसेस कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और पहले तो मैं इसकी ये बता दूं बात कि यार इसका यही कंटेंट है और मुझे तो सच बताऊं तो सही लगता है, मैं तो देखता हूं। और रही बात इस केस की, तो यार मुस्तफ़ा जो भी था, जैसा भी था, जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व था, इस तरह का एंड इस तरह से होना नहीं डिज़र्व करता कोई भी। इसकी स्टोरी कहीं पे कुछ बताई जा रही है, कहीं पे कुछ बताई जा रही है। कहीं बताया जा रहा है कि जी इनके बीच में लड़की का इन्वॉल्वमेंट था और वो लड़की जो थी वो मुस्तफ़ा की बंदी थी और वो चीट कर रही थी अरमगान के साथ मुस्तफ़ा पे, और मुस्तफ़ा को ये पता चला तो इनकी न्यू ईयर पे लड़ाई हो गई थी। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा को अरमगान ने बुलाया और फिर वहीं मार दिया, कोई ये बता रहा है। लेकिन ये है कि सिंपली मैं इसके बारे में यही बात करना चाहूँगा कि यार इसका जो है ना रूट कॉज था सिर्फ और सिर्फ का अब्यूज़। अगर आप ये चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो ना, इस चीज़ को इस केस से निकाल दो, तो इसका एंड ये नहीं होता। एक नॉर्मल लड़ाई होती, मुँहमारी होती, हाथापाई होती, बात ख़त्म हो जाती, यहाँ तक बात नहीं जाती। यहाँ तक जाने का रीज़न यही होता है कि इंसान का दिमाग जो होता है ना, वो उस लेवल पे जाके सोच ही नहीं रहा होता। उसका टेम्पर इतना लूज़ हो जाता है कि वो कुछ भी करने की कोशिशें करता है उस बंदे को सिर्फ अपने रास्ते से हटाने के लिए। बेसिकली अगर कहूँ तो बेसब्रा बहुत हो जाता है इंसान कि यार ये बस हट जाए मेरी ज़िंदगी से, ये बस ख़त्म हो जाए किस्सा, और उसको ख़त्म करने के लिए वो उस बंदे को भी ख़त्म करने को राज़ी हो जाता है। मतलब इतना दिमाग जो है ख़राब हो जाता है इंसान का सिर्फ ये सब कर करके। इसका मेन रीज़न ही था। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो तो पहले तो मैं कहूँगा यार तुम लोगों को रिहैब जाना चाहिए, अपने आप को क्योर करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है तुम लोगों को। अब जाहिर है तुम लोग मेरे ऊपर हंसोगे, अबे चलना हट, तू कौन होता है बताने वाला। नहीं हूँ मैं बताने वाला, मर्जी है तुम्हारी, लाइफ में रहो, लाइफ में यही हरकतें करते रहो, ज़िंदगी भर यही हरकतें करो, एंड तुम्हारा फिर ऐसा ही होने वाला है या इससे भी बदतर होने वाला है अगर तुम इन चक्करों में पड़े रहोगे तो। या फिर तुम खुद ही ऐसे एंड हो जाओगे कि किसी और को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें तबाह करने की। दूसरा उसके अलावा इनके खिलाफ आई डोंट नो पता नहीं क्यों एक्शंस नहीं हो रहे, बहुत ही तेज़ी से ये नेटवर्क फैल रहा है और आजकल तो इतना कॉमन हुआ है थैंक्स टू आवर रैप इंडस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों में कूल समझा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये रेलिवेंट रहने के लिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में सोशलाइज करने जाते हो तो वहाँ रेलिवेंट रहने के लिए आपको ये करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो आपसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, दिमाग पे इंसान के इतना प्रेशर डाला जाता है, पीयर प्रेशर, कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो तुम लोगों को अगर इससे बचना है तो इसका सिंपल हल यही है
कि तुम लोग अपने आप पे वर्क करो कि तुम्हें किस तरह से इस चीज़ से दूर रहना है। 4 साल यूनिवर्सिटी में रहना होता है, उस 4 साल के लिए तुम किसी एक सर्कल में रेलिवेंट रहने के लिए तुम ये सब हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हो, जिसका एंड ये होता है। आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, तुम मतलब देखोगे कि हर दूसरा बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व है। मैं नहीं करता भाई, जाहिर सी बात है, वरना मैं इस चीज़ पे समझा क्यों रहा होता। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं दूर रहता हूँ। रीज़न यही है दूर रहने का कि वो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो अगर तो आप इस चीज़ में पड़े हुए हो तो पहले तो इसका हल यही है कि ऐसे दोस्तों से आप जो है कट ऑफ कर लो, या तो अगर बैठ भी रहे हो मजबूरन, अगर बैठना पड़ रहा है तो उनकी वो आदतें नहीं अपनाओ। इतना तो माइंड में कंट्रोल अपना रखो ना आप कि आप ये चीज़ें नहीं करो। अगर आप करते हो तो आप फिर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, और हो सकता है अपने आसपास वालों को भी पहुंचाओ जैसे वो पहुंचाता था।